अपकमिंग तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तैयारी के लिए हम रेवेन्यू लॉज की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। और रेवेन्यू लॉज की सीरीज में हम पहले हमने किया लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 कंप्लीट हुआ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स को एक बात नोट करनी चाहिए कि 2026 में पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो एक्ट हम मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं, इसके अंदर मल्टीपल अमेंडमेंट्स तरामीम लाई गई हैं। जो एक्ट मैं करवा रहा हूं आपको, इस ये अमेंडमेंट्स के साथ है, यानी इसमें अमेंडमेंट्स का जिक्र भी मौजूद है। बहुत सारे कैंडिडेट्स पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 गूगल पे लिखते हैं और उसको डाउनलोड कर लेते हैं। वो बहुत कुछ आप ऐसा वर्जन भी डाउनलोड करते हैं जो कि पुराना है, जिसमें अमेंडमेंट शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 अगर आपने तैयार करना है तो उसका वो वर्जन आपने पढ़ना है जिसमें 2026 वाली अमेंडमेंट्स को इनकारपोरेट और इंटीग्रेट किया गया है। तो हम पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 स्टार्ट कर रहे हैं। ये उसका लेक्चर नंबर 1 है। हम स्टार्ट करते हैं। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का जो चैप्टर 1 है उसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी, यानी आप पेश लफ्ज कह लें या बुनियादी या उसका प्राइमरी पार्ट, पहला पार्ट है। और ये नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एडीएलआर के रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू की तैयारी के लिए ये लेक्चर इंतहाई यूजफुल साबित होने जा रहा है। पार्ट 1 में बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द एक्ट है कि सबसे पहला जो पार्ट है, आ, हम जरा देखते हैं कि ये एक्ट किस चीज के बारे में है। यानी इसका प्रीफेस कह लें या इसका एक्ट का पहले हम पर्पस जान लें कि ये एक्ट किस चीज के साथ डील करता है। तो ये एक्ट जो है ये इसलिए मुतारिफ करवाया गया ताकि उन तमाम लॉज को अमेंड किया जाए, यानी तरमीम किया जाए उसमें, और उनको इकट्ठा किया जाए जिनका ताल्लुक पंजाब के अंदर लैंड रेवेन्यू से है। लैंड रेवेन्यू क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। यानी पंजाब के अंदर लैंड रेवेन्यू के मुतालिक जितने भी लॉज हैं उनको तरमीम उनकी की जाए, उनको अमेंड किया जाए, ऑल्टर किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, और साथ साथ उनको पंजाब लैंड रेवेन्यू के हवाले से जितने भी लॉज हैं उनको कंसोलिडेट किया जाए, इकट्ठा किया जाए, एक ही जगह पे यकजा किया जाए। तो हर एक्ट की एक प्रियम्बल होती है। प्रियम्बल कहते हैं जैसे करारदाद मकासद है तो उसकी अपनी एक प्रियम्बल है, यानी उसका पेश लफ्ज है, यानी उसका बुनियादी पार्ट है। इसी तरीके से इस एक्ट की भी एक प्रियम्बल है। तो इसका एक्ट का जो प्रियम्बल है अगर हम वो पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि दिस लॉ इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू, किसी के हवाले से कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हमने बनाने कैसे हैं और उनको मेंटेन कैसे करना है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स राइट्स कहते हैं जमीन के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट की, यानी कि कौन सी जमीन के ऊपर कितना लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी, यानी कि लैंड रेवेन्यू उस जमीन के ऊपर जो टैक्स है और उसकी असेसमेंट कि कितना हमने लागू करना है जमीन के ऊपर। और लैंड रेवेन्यू जो असेस हो गया उसकी कलेक्शन करना। इसके अलावा जो जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, यानी एसी है, डीसी है, कमिश्नर है, और जितने नायब तहसीलदार, तहसीलदार है, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, इन तमाम जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनके फंक्शंस क्या है, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। और लैंड रेवेन्यू के हवाले से जितने भी अदर मैटर्स हैं, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जमीनों के ऊपर जो टैक्स है जिसको लैंड रेवेन्यू कहा जाता है, उसको एडमिनिस्ट्रेट करना, उसको उसकी असेसमेंट करना, उसको कलेक्ट करना, उसकी उसको उसके बारे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स उसके हवाले से जो बुक्स मेंटेन करने होते हैं या रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, इन तमाम को मेंटेन करना इस ये एक्ट का पर्पस है। तो याद रखें इस एक्ट के अंदर हम रिकॉर्ड्स देखेंगे, जमीन के रिकॉर्ड्स, और उसके ऊपर असेसमेंट करेंगे जमीनों की, यानी कि उसके ऊपर कितना टैक्स होना चाहिए, लैंड रेवेन्यू। फिर लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट जब हो जाएगी तो उसकी हमने उस लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना है लोगों से, लैंड ओनर से। फिर उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं उनकी ड्यूटीज क्या है, फंक्शंस क्या है, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी, और जमीन के मुतालिक जो लैंड रेवेन्यू जिसकी असेसमेंट हम करते हैं और जिसकी कलेक्शन करते हैं उसको एडमिनिस्टर करना, यानी कि लैंड रेवेन्यू को असेसमेंट करके कलेक्ट करके उसको डील करना। इन तमाम मामला के हवाले से ये एक्ट है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। तो याद रखें ये एक्ट सिर्फ लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन के हवाले से नहीं है, बल्कि लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का काम, यानी लैंड रेवेन्यू की जो फ्रेमवर्क है उसकी इंप्लीमेंटेशन के हवाले से ये काम करता है। अच्छा, इसका जो सेक्शन 1 है वो हम देखते हैं। सेक्शन 1 के अंदर तीन चीजें शामिल है कि इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है, इस एक्ट की एक्सटेंट ये कहां तक लागू है, और इसकी कमेंसमेंट ये आगाज इसका कहां से होता है। तो सेक्शन 1 के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 है कि इसका टाइटल का नाम क्या है, पंजाब द पंजाब लैंड रेवेन्यू
एक्ट 1967। और सेक्शन 1 का जो दूसरा पार्ट है कि ये लैंड रेवेन्यू जो है एक्ट, ये कहां तक लागू है, तो द एक्ट एक्सटेंड टू द होल प्रोविंस ऑफ पंजाब। 2026 में अमेंडमेंट से पहले यहां पे एक्सटेंड में लिखा हुआ था द हो दिस एक्ट एक्सटेंड टू द होल प्रोविंस ऑफ पंजाब एक्सेप्ट ट्राइबल एरिया। लेकिन अब 2026 की जो अमेंडमेंट है उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये जो एक्ट है, दिस एक्ट अप्लाइज टू द होल प्रोविंस ऑफ पंजाब। आगे जो एक्सक्लूडिंग द ट्राइबल एरियाज वो हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ट्राइबल एरियाज को तो आपको पता है कहाँ डाल दिया गया, केपीके के अंदर। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस सब सेक्शन 1 जो है इसका तीसरा जो पार्ट है उसमें है कि ये एक्ट कब से शुरू होगा, कमेंसमेंट कहते हैं आगाज को। तो ये जो एक्ट है, द एक्ट या इसकी जो स्पेसिफाइड को जो हिस्सा जो प्रोविजन है वो कब ऑपरेशन में आएगी, कब नाफिजुल अमल होगी, किसी भी एरिया के ऊपर या किसी भी कुछ एरियाज के ऊपर या किन डेट्स के ऊपर। तो बेसिकली ये जो एक्ट है उन दिनों में उन एरियाज पे उस वक्त नाफिजुल अमल होगा जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए इसकी इसको नाफिजुल अमल कर देगी। तो सेक्शन 1 के अंदर हमने क्या चीजें पढ़ी हैं? कमेंट हमने पढ़ा कि इसकी एक्सटेंड क्या है, कि कब तक कहां तक ये लागू होता है और ये कब शुरू होता है। एक्सटेंड का मतलब ये है कि ये एक्ट कहां कहां अप्लाई होता है, तो होल ऑफ द पंजाब। इसके अलावा कमेंट्स में ये कब शुरू होगा, शुरू कब होगा, कमेंट्स में कौन कि ये कब स्टार्ट करेगा, तो ये स्टार्ट उस वक्त करेगा जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि ये किन एरियाज पे किस डेट से लागू होगा। मिसाल के तौर पे सपोज एक पार्लियामेंट या कोई प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, एक जो आप कह सकते हैं कि बिल पास करने वाला इदारा है, ये जो पार्लियामेंट है या जो असेंबली है, अगर वो एक बिल पास करती है और एक लॉ पास करती है और वो एप्लीकेबल है थ्रू आउट पंजाब, पूरे पंजाब में, लेकिन गवर्नमेंट नोटिफाई अगर करती है कि उस एक्ट की कोई खास प्रोविजन, कोई खास हिस्सा, कोई खास सेक्शन जो है वो फलान डेट से यानी जनवरी 1 से ऑपरेट करना स्टार्ट करेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो जो एक्ट है, जो वो लॉ है, उसका एक्सटेंड क्या है कि वो पंजाब में है, और उसकी कमेंसमेंट क्या है कि वो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। आप याद रखें कि ये जो एक्ट है, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1968। ये एक्ट फोर्स में आया यानी कि नाफ ये एक्ट कहां से स्टार्ट हुआ, विद इफेक्ट फ्रॉम January 1, 1968। गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया। गवर्नमेंट हमेशा ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करती है जो डिफरेंट एक्ट्स मुतारफ करवाए जाते हैं। लेकिन याद रखें ये एक्ट पास कब हुआ था, 1967 में। लेकिन ये एक्ट केम इनटू फोर्स कब आया, यानी कि ये कब एक्चुअली इसने अमल करना शुरू किया, January 1, 1968 को। लेकिन ये पास 1967 में पास कर दिया गया था। अब सेक्शन 2 हम पढ़ते हैं। तो सेक्शन 1 में 3 चीजें हमने पढ़ी कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, कब कहां तक लागू है, एक्सटेंड क्या है, द होल ऑफ द पंजाब, और कब से स्टार्ट होगा, जिस डेट को गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर देगी, जिस डेट को जिस एरिया के ऊपर उस एरिया में उस डेट से ये स्टार्ट होगा। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में है कि पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम अनसूटेड प्रोविजन। अगर इस एक्ट की कोई ऐसी प्रोविजन है, इस एक्ट का कोई ऐसा सेक्शन है, इस एक्ट का कोई ऐसा हिस्सा है जो हमें लगता है कि किसी खास एरिया के ऊपर सूटेबल नहीं है, कोई खास एरिया अनयूजुअल सा, बड़ा गैर माकूल सा, या बड़ा एक एक स्पेसिफाइड एरिया है, हम कहते हैं कि इस एक्ट का ये सेक्शन, इस एक्ट का ये प्रोविजन, इस एक्ट का ये पोर्शन इस फलां एरिया के ऊपर लागू नहीं है, तो उस एरिया को जब एक्सेप्ट करते हैं किसी खास प्रोविजन से, उसके ऊपर सेक्शन 2 लगता है। तो ये बड़ा कंसेप्चुअल सेक्शन है, ये वाला आपने याद रखना है। सेक्शन 2 जो है स्टेज दैट where the act or a particular provision of it has been brought into force in an area, but the government considers that because of the circumstances of that area a provision is unsuited to that area, government may by notification exempt that area from the operation of that provision। यानी कि पंजाब का कोई लैंड है, पंजाब के कोई लैंड एरिया है, इस एक्ट की कोई खास प्रोविजन हमें लगता है कि उस लैंड एरिया के लिए सुटेबल नहीं है, तो पंजाब गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन पास कर सकती है कि इस एक्ट का फलां जो प्रोविजन है, इस एक्ट की फलां जो सेक्शन है, इस एक्ट का जो फलां पोर्शन है वो फलां एरिया के ऊपर लागू नहीं होगा, तो किसी खास एरिया को हमने कुछ खास प्रोविजन से एग्जाम्प्ट कर दिया है। तो सादा अल्फाज में गवर्नमेंट ये कह सकती है कि दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज नॉट सुटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया, सो इट विल नॉट अप्लाई देयर। यानी इस एक्ट का कोई खास हिस्सा जब किसी खास जमीन के लिए सुटेबल ना हो, या वो जमीन इस तरह सुटेबल ना हो जिसके जिसके ऊपर इस एक्ट का कोई खास एरिया उसके ऊपर लागू हो सकता हो, तो ये डील किया जाता है सेक्शन 2 में। मिसाल के तौर पे
सपोज एक पर्टिकुलर रेवेन्यू प्रोसीजर है, कलेक्शन के हवाले से है या उसका असेसमेंट के हवाले से है, जो भी है, तो एक रेवेन्यू का प्रोसीजर जो है इस एक्ट के अंदर, कौन सा एक्ट, 1967 का पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का एक खास प्रोसीजर है, एक खास प्रोविजन है जिसका ताल्लुक है कोई रेवेन्यू प्रोसीजर कोई है, फॉर एग्जांपल हम अगर ये कहते हैं कि वो अनसूटेबल है किसी खास ज्योग्राफिकल एरिया के हवाले से, हम कहते हैं कि वो एरिया जो है वो अनयूजुअल है, गैर, यानी कि जरा डिफरेंट है, जरा यूनिक है, और हम कहते हैं कि इस एक्ट का कोई एक लैंड प्रोसीजर उस एरिया के ऊपर, उस अनयूजुअल एरिया के लिए सूटेबल नहीं है, तो अगर गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन में ये इशू कर देती है कि इस एक्ट का ये फलां प्रोविजन, फलां एरिया, इस एक्ट का ये फलां सेक्शन, फलां प्रोविजन ये फलां एरिया के लिए सूटेबल नहीं है, तो ये सेक्शन 2 में डील किया जाता है। तो अब वो जो खास एरिया है जिसके ऊपर इस एक्ट की कोई खास प्रोविजन लागू नहीं होगी, तो वो कितने अरसे तक लागू नहीं होगी, जब तक गवर्नमेंट का वो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट वहां से वापस रिसेंड नहीं करती, हटा नहीं लेती। अब गवर्नमेंट साफ ज़रे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताएगी, नोटिफाई करेगी, जैसे ऑफिशियल गजट में गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन देती है, जब भी पंजाब में कोई एक्ट पास होता है तो ऑफिशियल गजट में वो एक्ट पास होता है। तो अगर पंजाब गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू कर दे कि इस एक्ट का फलां सेक्शन या फलां प्रोविजन फलां एरिया, पंजाब के फलां एरिया के ऊपर लागू नहीं होता, तो वो कब तक लागू नहीं रहेगा, यानी वो कब तक वो, आप कह सकते हैं कि वो प्रोविजन या वो एक्ट का, इस पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का कोई खास पर्टिकुलर प्रोविजन उस एरिया के ऊपर कब तक लागू नहीं रहेगा, जब तक पंजाब गवर्नमेंट उस नोटिफिकेशन को रिसेंड नहीं करती, विथड्रॉ नहीं करती। तो हाउ लॉन्ग डज दिस एक्सेप्शन रिमेन, द प्रोविजन विल रिमेन इम्प्लीकेबल अंटिल द नोटिफिकेशन इज रिसेंडेड, जब तक गवर्नमेंट उसको, उस नोटिफिकेशन को रिसेंड नहीं करती, वापस नहीं लेती। अब इस सेक्शन जो दूसरा हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये भी है, ये अहम सवाल है कि अगर कोई पंजाब का कोई खास एरिया, अगर हम कह दें कि इस एक्ट का कोई खास सेक्शन उस एरिया पे लागू नहीं होगा, तो उस जमीन पे कौन सा फिर कानून लागू होगा, इंडिया का कानून तो लागू नहीं होगा और ना ही अफगानिस्तान का। तो उसके लिए क्या होगा, गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाएगी कि जितने अरसे तक इस एक्ट का कोई खास प्रोविजन, इस एक्ट का कोई खास सेक्शन एक खास एरिया के ऊपर लागू नहीं रहेगा, तो फिर उस एरिया को गवर्नमेंट कुछ रूल्स के जरिए रेगुलेट कर रही होती है। तो यही इसी हवाले से इस सेक्शन में भी बात की गई है कि जब तक ये एक्सेप्शन रहती है कि इस एक्ट का कोई खास प्रोविजन पंजाब के किसी खास एरिया के ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगा, तो गवर्नमेंट कुछ रूल्स फ्रेम कर सकती है कि जब तक वो एक्सेप्शन रहेगी, यानी इस एक्ट का कोई खास एरिया प्रोविजन जब एक खास जमीन के ऊपर लागू नहीं रहेगी, तो उस दौरान पंजाब गवर्नमेंट के कुछ रूल्स वहां पे लागू रहेंगे। तो ये जो रूल्स होंगे, ये भी बताएंगे, ये रूल्स होने ऐसे होने चाहिए जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के साथ मुताबिकत रखते हो, और दूसरी बात है ये रूल्स ऐसे होने चाहिए जो, जिसमें इस इन रूल्स में ये भी लिखा हुआ होना चाहिए कि ये कब तक एक्सेप्शन लागू रहेगी, यानी इस पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की वो खास प्रोविजन उस पर्टिकुलर जमीन के ऊपर कब तक एप्लीकेबल नहीं होगी, ये भी रूल्स में लिखा हुआ होगा, 1 साल 6 महीने जो भी है। अच्छा, उसके बाद मिसाल के तौर पर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इमेजिन एक एरिया है, उसका नाम है एक्स, वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, क्योंकि वो प्रोविजन जो है वो अनसूटेबल है उसके लिए। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की एक खास प्रोविजन है और वो लैंड एक्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो लैंड जो है वो अनसूटेबल है, या हम यूं कह सकते हैं कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का एक खास प्रोविजन है वो उस जमीन के लिए, लैंड एक्स के लिए अनसूटेबल है, तो इसका इतलाक उस पर नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक गवर्नमेंट नोटिफाई करके उसको एग्जामेशन उसकी रखेगी, उस एक्स एरिया एक्स को एग्जाम करार देगी, और उस दौरान एरिया एक्स को किससे रेगुलेट किया जाएगा, पंजाब गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होंगे जो बताएंगे कि ये एरिया एक्स को कब तक एग्जाम रखा जाएगा, और ये भी बताया जाएगा कि वो जो रूल्स होंगे वो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के साथ कंसिस्टेंट भी होने चाहिए। याद रखें कि सेक्शन 2 जो है उसमें एक्सेप्शन दी गई है कि किसी खास पर्टिकुलर एरिया को किसी खास प्रोविजन से हम एग्जाम कर देते हैं, और उसका साफ ज़ाहिर नोटिफिकेशन भी पंजाब गवर्नमेंट इशू करती है, और फिर जब तक वो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए पंजाब गवर्नमेंट कुछ कहती है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन उसके ऊपर लागू नहीं होंगे, तो उस दौरान उस जमीन को, पर्टिकुलर एरिया को किसी से रेगुलेट किया जाएगा, स्पेसिफिक रूल से, स्पेशल रूल से जो पंजाब गवर्नमेंट इशू करती है। सेक्शन 2 की भी समझ आ गई। अब सेक्शन 3 हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 3 में है कि एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन लैंड। पहले हमने सेक्शन 2 में क्या पढ़ा कि पंजाब की, पूरे पंजाब का कोई खास एरिया, कोई खास लैंड, उसके लिए पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का कोई खास प्रोविजन वो सूटेबल नहीं है। अब यहां पे क्या है, सेक्शन 3 ये कहता है कि कुछ जमीन को, कुछ सर्टेन लैंड को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड, यानी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट की वो प्रोविजंस
जो असेसमेंट के हवाले से हैं और लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन के हवाले से हैं, उनसे हम किसी जमीन को एक्सक्लूड कर सकते हैं कि इन जमीनों के ऊपर लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट भी नहीं होगी और इन जमीनों के ऊपर पंजाब लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन भी नहीं होगी। यानी इन एरिया से पंजाब लैंड रेवेन्यू जमीन पंजाब गवर्नमेंट जमीन टैक्स भी कलेक्ट नहीं करेगी, पंजाब लैंड रेवेन्यू जो लैंड रेवेन्यू होता है, और उसकी लैंड रेवेन्यू की तशखीस भी नहीं करेगी कि कितना इस एरिया के ऊपर लैंड रेवेन्यू लागू होना चाहिए। तो ये जो प्रोविजंस हैं, दीज शुड नॉट अप्लाई टू एन एरिया नोटिफाइड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब ये प्रोविजन जो है वो उन एरियाज के ऊपर लागू नहीं होंगी जिनको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफाई कर देगा। अब पीछे हमने क्या पढ़ा सेक्शन 2 में कि गवर्नमेंट बेसिकली नोटिफाई करती है ऑफिशियल गजट में कि इस एक्ट की फलां प्रोविजन फलां एरिया के लिए सूटेबल नहीं है, लिहाजा उस एरिया को उन पर्टिकुलर प्रोविजन से उसकी वो पर्टिकुलर प्रोविजन वहां पे लागू नहीं होती और गवर्नमेंट उनके हवाले से कुछ स्पेशल रूल्स वहां के जरिए उनको रेगुलेट करती है। लेकिन सेक्शन 3 में ये है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफाई कर देता है कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट क्या कोई असेसमेंट के हवाले से, असेसमेंट क्या होती है लैंड रेवेन्यू की, पता करना कि कितना इसके ऊपर इस जमीन के ऊपर लैंड रेवेन्यू टैक्स लगेगा। तो लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट और लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन के हवाले से हम किसी एरिया को एक्सक्लूड कर देते हैं कि इस एरिया के ऊपर लैंड रेवेन्यू की ना तो असेसमेंट करेंगे ना ही लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन करेंगे। तो ये सेक्शन 3 में है। अब जरा इन दोनों का फर्क देख लेते हैं। सेक्शन 2 में क्या फर्क है? सेक्शन 2 में ये था कि गवर्नमेंट मे एक्सेप्ट एन एरिया फ्रॉम स्पेसिफाइड प्रोविजन। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट की कोई स्पेसिफिक प्रोविजन से किसी खास एरिया को गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर सकती है, एग्जाम कर सकती है। और सेक्शन 3 अगर हम देखें तो सर्टन नोटिफाइड एरियाज जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफाई करता है उनको हम स्पेसिफिक प्रोविजन से क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर लेते हैं। किस हवाले से? लैंड रेवेन्यू के असेसमेंट और कलेक्शन के हवाले से। तो याद रखें कि सेक्शन 3 के हवाले से आप लोगों ने ये नहीं कहना कि ये इसको कुछ एरिया को पूरे एक्ट से हम हटा देते हैं, ऐसा नहीं कहना। सेक्शन 3 में का मतलब ये नहीं है कि पंजाब की कोई खास जमीन के ऊपर लैंड रेवेन्यू एक्ट पूरा लगे ही नहीं, या नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। लैंड रेवेन्यू एक्ट सेक्शन 3 के अंदर जो जमीन को हम एक्सक्लूड करते हैं उसमें पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 लागू होता है, लेकिन उनके ऊपर कुछ खास एरियाज के ऊपर पंजाब लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट भी नहीं होती और वहां से हम लैंड रेवेन्यू कलेक्ट भी नहीं करते। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का जो सेक्शन 4 है उसका ताल्लुक है बेसिकली डेफिनेशंस के साथ, और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट का। जो सेक्शन 4 है इसमें डेफिनेशन दी गई है। पहली डेफिनेशन है एग्रीकल्चर ईयर, आपको याद रखनी चाहिए। एग्रीकल्चर ईयर वो होता है जो डे 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पहले पंजाब गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगा और उसके बाद वो नोटिफाई करेगा, कोई और डेट भी कर सकता है, किसी खास एरिया के लिए कोई खास डेट भी नोटिफाई कर सकता है कि पंजाब के अंदर फलां जो एरिया है उसके लिए एग्रीकल्चर ईयर फलां डेट से स्टार्ट होगा। पंजाब जरूरी नहीं है कि डे 1 से ही एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट हो। वैसे एग्रीकल्चर ईयर पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के मुताबिक वो एग्रीकल्चर ईयर होता है जो डे 1 जो जो जुलाई की 1 डेट से स्टार्ट होता है। लेकिन पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो पंजाब गवर्नमेंट से परमिशन लेके पंजाब के किसी खास एरिया के लिए कोई किसी और दिन का तयन भी कर सकता है कि फलान डेट से एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट होगा। तो याद रखें एग्रीकल्चर ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? जुलाई 1 से। याद रखें कि अगर एग्रीकल्चर ईयर जुलाई की 1 डेट से स्टार्ट होता है तो ये कहाँ तक जाएगा, इसका आगाज खत्म कब होगा? ये 30 जून, या अगर हम 2026 की बात करें तो 2026 का जुलाई 1 से अगर एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट होगा तो ये एंड कब होगा? 2027 के 30 जून को। तो याद रखें कि ऑर्डिनरी जो साल होता है वो कब स्टार्ट होता है? जो ऑर्डिनरी जो स्टेचुटरी ईयर होता है, स्टेचुटरी ईयर कौन सा होता है? जो कानूनी मामलात में या बैंकों के हवाले से, तो वो आ, आप कह सकते हैं कि नॉर्मली तो भी जो साल होते हैं वो कब से शुरू होते हैं? जनवरी 1 से। लेकिन जो एग्रीकल्चर ईयर होगा या जिसको हम स्टेचुटरी ईयर कहते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जुलाई 1 से। तो इसके अलावा एक और डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है अराजी रिकॉर्ड सेंटर। अराजी रिकॉर्ड सेंटर का मतलब है वो सेंटर जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एक्ट 2017 के तहत बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक अराजी सेंटर है जो एक मॉडर्न लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है। तो ये ये डेफिनेशन बेसिकली पंजाब लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट एक्ट 2018 में इंसर्ट की गई। इस पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में एक अमेंडमेंट आई थी 2018 में। तो उसमें ये पंजाब अराजी रिकॉर्ड सेंटर की डेफिनेशन डाली गई। और अराजी रिकॉर्ड सेंटर किस एक्ट के तहत बनाए गए थे पंजाब में?
पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एक्ट 2017 के मुताबिक। उसके बाद एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू का मतलब ये है कि बकाया जात, एरियर्स कहते हैं बकाया जात को, यानी कि जमीन का वो टैक्स जो कि अभी तक, जमीन का वो टैक्स बकायजात बन जाता है जो ड्यू डेट के ऊपर पे नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर इफ लैंड रेवेन्यू बिकम्स पेबल ऑन 30 सितंबर, लेकिन पे नहीं किया जाता, तो उस 30 सितंबर के बाद वो लैंड रेवेन्यू जो टैक्स है बेसिकली जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है जमीन के ऊपर, वो क्या बन जाएगा, एरियर्स बन जाएगा, बकायजात बन जाएगा। तो अनपेड अमाउंट जो है वो क्या कहलाती है, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। रिमेंबर कि ड्यू डेट अगर गुजर जाए और अमाउंट अनपेड रह जाए तो वो क्या बन जाती है, बकायजात बन जाती है। इसके अलावा असेसमेंट सर्कल क्या होता है? असेसमेंट सर्कल का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ स्टेट्स, किसी एक एरिया को, किसी महाल को, किसी मौजा को हम स्टेट कह सकते हैं। तो डिफरेंट स्टेट्स का जो ग्रुप होता है, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की नजर में आ, एक जैसे होते हैं। यानी कि अगर कुछ एरियाज हैं, जैसे बकर के कुछ एरियाज हैं, बकर की कुछ तहसीलें हैं, या बकर के कुछ मौजा जात हैं, वो एक डिस्ट्रिक्ट है, एक तहसील है, उसके कुछ मौजा जात हैं जिनको हम एस्टेट्स कह सकते हैं। अगर वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की लैंग्वेज में एक जैसे हों, होमोजीनियस हों, तो और उन अगर वो एक जैसे हैं तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उनको इकट्ठा कर देगा और उनके ऊपर कॉमन सेट ऑफ रूल्स लागू करेगा। किस हवाले से? लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन के हवाले से, या लैंड रेवेन्यू की कैलकुलेशन के हवाले से, या लैंड रेवेन्यू की असेसमेंट के हवाले से, उसको हम कहते हैं ये असेसमेंट सर्कल है। यानी ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो होमोजीनियस हो, किस हवाले से? कि इनके ऊपर लैंड रेवेन्यू, इनके ऊपर लैंड जो लैंड रेवेन्यू का जो रेट होगा, जो उसकी असेसमेंट होगी, जो उसकी कलेक्शन होगी, जो उसकी कैलकुलेशन होगी, वो एक जैसी हो, तो हम ऐसी स्टेट्स को इकट्ठा करके हम कहते हैं ये असेसमेंट सर्कल है। मिसाल के तौर पे सिमिलर स्टेट्स में बी ग्रुप टुगेदर बिकॉज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर सफिशिएंटली सिमिलर फॉर रेवेन्यू असेसमेंट पर्पस। यानी बहुत सारे मौजे हैं और वो एक जैसे हैं, लैंड रेवेन्यू के असेसमेंट के हवाले से, लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन के हवाले से, लैंड रेवेन्यू की कैलकुलेशन के हवाले से। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक तहसील में बहुत सारे एरियाज हैं और उन पर गंदम काश्त की जाती है, और उनके ऊपर जो गंदम है, वो गंदम की जो मिकदार है वो भी एक जैसी है, और एरिया की करेक्टरिस्टिक्स भी एक जैसी हैं। तो हम कहते हैं कि उन तमाम एरियाज को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इकट्ठा करके कह देता है जी एक असेसमेंट सर्कल है। और फिर उन तमाम एरियाज को, जो तमाम स्टेट्स हैं, उनके ऊपर एक ही रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू का रेट लागू किया जाएगा। मिसाल के तौर पे एक स्टेट ए है, एक बी है, एक सी है, और वो सिमिलर है, जैसे उनकी एग्रीकल्चर कंडीशन एक जैसी हैं, उनके ऊपर पैदावार एक जैसी होती है, और उनकी जो उनके ऊपर वो तमाम सपोज नहरों से काश्त होती हैं एरियाज ए बी सी, जब वो तमाम नलकों फॉर एग्जांपल ट्यूबवेल से काश्त होती हैं, या उनकी कल्टीवेशन पैटर्न सेम है कि उनके ऊपर गन्ना में एक वक्त में काश्त होती है, एक वक्त में गन्ना काश्त होता है, तो हम क्या कहेंगे, उन तमाम एरियाज को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इकट्ठा करके कहेगा कि ये स्टेट्स जो है, ये ग्रुप ऑफ स्टेट जो है, ये असेसमेंट सर्कल है। तो और उनके ऊपर एक ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उनके ऊपर एक ही रेवेन्यू का रेट तयन करेगा, यानी कि लैंड रेवेन्यू का रेट उसके ऊपर एक जैसा होगा तमाम एरियाज पे, जो असेसमेंट सर्कल का हिस्सा बनेंगे। तो अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या होता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मतलब ये है कि वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इदारा जो पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 के तहत बनाया गया। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 में एक एक्ट पास किया गया, उसके तहत जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इदारा बनाया गया उसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, अंडर विच एक्ट इज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रेफर टू इन द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट? पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के अंदर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो हवाला दिया जाता है, वो किस एक्ट के तहत दिया जाता है? तो वो है पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957। अच्छा, इसके बाद एक और डेफिनेशन है बाउंड्री मार्क। बाउंड्री मार्क को हम कह सकते हैं कि जमीन के ऊपर एक उभरी हुई जगह, या उस जमीन के ऊपर एक कोई पत्थर, या उसके ऊपर कोई और जमीन के ऊपर कोई मटेरियल, या कोई उसके ऊपर आप कह सकते हैं कोई एक झाड़ीनुमा जगह, या उसके ऊपर कोई ऐसी जगह जहां जिसके ऊपर हाल ना चलाया गया हो काफी अरसे से, या उस जमीन का कोई खास एक पट्टी आप कह सकते हैं, या कोई नेचुरल या आर्टिफिशियल कोई ऑब्जेक्ट या मार्क जो जमीन के ऊपर नुमाया किसी चीज की अलामत हो। तो ये यूज किया जाता है, इट इज यूज आर स्पेसिफाइड बाय एन अथराइज्ड रेवेन्यू ऑफिसर। एक अथराइज्ड रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो मार्क करता है और कहता है कि ये बाउंड्री मार्क है। और ये किस लिए किया जाता है? जमीन की बाउंड्री मार्क करने के लिए, कि जमीन का की डिवीजन के लिए, ये जमीन, ये स्टेट उस स्टेट से अलग है, ये दरमियान में बाउंड्री मार्क है। मिसाल के तौर पे अगर दो लैंड ओनर्स हैं, वो उनके आपस में कोई झगड़ा हो गया है रिगार्डिंग के उनकी फील्ड के हवाले से, एक कहता है कि ये रकबा मेरा है, दूसरा कहता है ये रकबा मेरा है, तो उसके दरमियान में एक डेजिग्नेटेड फिजिकल मार्क, वो को पत्थर हो सकता है, या कोई आर्टिफिशियल या नेचुरल ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई स्टोन हो सकता है, कुछ भी स्टोन या रिज कह लें, या उसको हम एक अथराइज रेवेन्यू ऑफिसर कह सकता है कि ये क्या है, बाउंड्री मार्क है।
याद रखें, बाउंड्री मार्क फिजिकल भी हो सकता है, वो नेचुरल भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड बाउंड्री हो सकता है। अब कमेंसमेंट का मतलब है कि वो दिन जिसके ऊपर ये एक्ट, या इस एक्ट की, ये एक्ट कौन सा, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, वो डेट जिसके ऊपर पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट पूरा या इसकी कोई खास प्रोविजन जो है वो नाफिजुल अमल होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक एक प्रोविजन इस एक्ट की, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की, जो एक प्रोविजन है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हुई है, तो इसका मतलब है कि उसकी कमेंसमेंट डेट 1 जनवरी होगी। अच्छा, डिफॉल्टर का क्या मतलब होता है? एक ऐसा शख्स जो, अ पर्सन हु इज लायबल फॉर एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू वाजिब अदा हो। जैसे मैंने बताया कि एक खास डेट के ऊपर अगर हमने लैंड रेवेन्यू पे करना है गवर्नमेंट को, और अगर वो डेट गुजर जाती है तो वो हमने पे नहीं किया, तो हम फिर क्या होंगे, उसके डिफाल्टर होंगे। और वो जो हमने रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया, वो क्या हो जाएगा, हमारा एरियर्स बन जाएगा हमारे लिए। अच्छा, सिर्फ इसमें सिर्फ वही शख्स ही डिफाल्टर नहीं होता जिसने वो जमीन के ऊपर वो टैक्स देना होता है जिसको हम लैंड रेवेन्यू कहते हैं, बल्कि वो शख्स जिसने जमानत दी होती है, वो जो श्योरिटी होता है, वो जो पर्सन होता है, जो गवाह, जिसने जमानत दी होती है, उसको भी हम कहते हैं, वो भी क्या हो जाता है, डिफाल्टर। तो याद रखें कि डिफाल्टर में एक शख्स खुद जिसने वो जमीन के ऊपर बकाया जात देने हैं, यानी कि लैंड रेवेन्यू देना है, टैक्स देना है, और वो शख्स जिसने जमानत दी होती है कि अगर इस शख्स ने टैक्स ना दिया, लैंड रेवेन्यू टैक्स ना दिया था, तो मैं दूंगा। तो वो श्योरिटी भी जो है, जो जामिन है, वो भी क्या बन जाता है, डिफाल्टर बन जाता है। अगर उसने खास डेट के ऊपर, जिस डेट के ऊपर पंजाब लैंड रेवेन्यू देना था गवर्नमेंट को, अगर वो नहीं दिया गया, तो वो बंदा क्या बन जाएगा, डिफॉल्टर। याद रखें कि डिफॉल्टर डिफॉल्टर सिर्फ ओरिजिनल डेटर नहीं होता, बल्कि डेटर किसे कहते हैं, जिसने कर्ज देना हो, आप कह सकते हैं। तो अगर एक बंदे ने जमीन के ऊपर टैक्स देना है, यानी लैंड रेवेन्यू देना है, एक 30 सितंबर को देना है, और वो 30 सितंबर को नहीं देता, तो आप उसके, वो डिफॉल्टर हो गया, और उसने जो लैंड रेवेन्यू देना है, जो बकाया रह गया, वो क्या होगा, एरियर्स होंगे। तो वो सिर्फ वही शख्स ही डिफॉल्टर नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह अगर किसी ने कोई जामिन है, कोई श्योरिटी है, तो वो भी क्या बन जाएगा, डिफॉल्टर। उसके बाद है डिजिटल कैडेस्टर। डिजिटल कैडेस्टर का मतलब होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑफ मैप्स है जिनका ताल्लुक लैंड रिकॉर्ड्स के साथ होता है। यानी आप कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मैप्स होते हैं जिसमें स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंड्स होती है, जमीन की। स्पेशल स्पेशल कहते हैं एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जी एक्सेस, यानी कि जिसमें स्पेस का ताल्लुक, स्पेस से वर्ड निकला है स्पेशल। यानी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मैप जिसके ऊपर जमीन के नक्शे स्पेस की मदद से, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जी एक्सेस की मदद से बनाए जाते हो, उसको हम डिजिटल कैडेस्टर कहते हैं। याद रखें, डिजिटल कैडेस्टर में एक डिजिटल मैप होता है, वो लैंड रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि वो डिजिटल मैप जमीन के रिकॉर्ड को शो करता है, और उसमें स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है कि जमीन की कौन सी फील्ड, स्टेट की कौन सा का, आप कह सकते हैं कि खसरा नंबर, या जमीन की कौन सी खतूनी या खेवट नंबर कहाँ पे मौजूद है। तो इसके अलावा एक टर्म है इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस का मतलब ये होता है चार्ज अपॉन या क्लेम अगेंस्ट लैंड अराइजिंग फ्रॉम अ प्राइवेट ग्रांट और कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट एक जमीन के हवाले से किया गया है, या कोई प्राइवेट ग्रांट की गई है, तो जमीन के ऊपर जो क्लेम होगा, या जमीन के ऊपर जो चार्ज होगा, उसको हम क्या कहेंगे, इनकम्बरेंस। मिसाल के तौर पे जरा समझिएगा, एक पर्सन जो है, उसका कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम है, उसका दावा है, और चार्ज उसका एक, वो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है, अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, दैट बर्डन या क्लेम में कॉन्स्टिट्यूट एन इनकम्बरेंस। यानी इनकम्बरेंस एक बर्डन है, एक क्लेम है, या एक चार्ज है अटैच टू द लैंड, यानी कि एक जमीन है और उसके ऊपर के हवाले से उस किसी शख्स के ऊपर एक चार्ज है, एक बर्डन है, एक जिम्मेदारी है, एक लाइबिलिटी है, एक इनकम्बरेंस है, एक कोई, आप कह सकते हैं कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक जमीन का टुकड़े के हवाले से एक शख्स के ऊपर जिम्मेदारी है, चार्ज है, यानी उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी क्लेम है उसके ऊपर, तो एक खास एरिया के हवाले से, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनकम्बरेंस। वो बर्डन हो सकता है, वो जिम्मेदारी हो सकती है, वो क्लेम हो सकता है। तो इनकम्बरेंस क्या है, एक बर्डन है या एक क्लेम है अटैच टू द लैंड। स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब है कोई एरिया, माहौल, या कोई मौजा, आप कह सकते हैं। एस्टेट क्या होती है, एक ऐसा एरिया जिसका अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हो, यानी कि उसका अपने जमीन के रिकॉर्ड हो। एक एरिया, एक ऐसा एरिया जिसकी अपनी स्पेशल असेसमेंट की गई हो कि इस एरिया के ऊपर जमीन, कि इस एरिया के ऊपर गवर्नमेंट को कितना, हम जमीन लैंड ओनर्स ने टैक्स देना है, यानी कि लैंड रेवेन्यू देना है। तो एक ऐसा एरिया जिसके अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हो, या एक ऐसा एरिया जिसकी सेपरेट असेसमेंट की गई हो कि उसके ऊपर गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, या जिसके बारे में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिक्लेयर कर दे कि ये स्टेट है,
किसी जनरल रूल के जरिए या स्पेशल रूल के जरिए। यानी स्टेट वो एरिया है जिसका अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हो, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो, जिसका अपना जमीनी रिकॉर्ड हो, या वो एरिया जिसके ऊपर स्पेशल इसकी असेसमेंट की गई हो, जिसका स्पेशल हिसाब लगाया गया हो कि इस जमीन के ऊपर गवर्नमेंट को कितना टैक्स वो लैंड ओनर्स देंगे, या वो एरिया जिसके बारे में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने किसी जनरल रूल या स्पेशल ऑर्डर के जरिए कह दिया हो कि ये एरिया क्या है, स्टेट है, वो क्या बन जाता है, स्टेट। मिसाल के तौर पे एक स्टेट के हवाले से हम तीन बातें कह सकते हैं कि एक ऐसा एरिया जिसका अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हो, या एक ऐसा एरिया जिसके ऊपर स्पेशल असेसमेंट की गई हो, जिसकी जिसकी खास तशखीस की गई हो कि इस एरिया के ऊपर कितना रेट लागू होगा लैंड रेवेन्यू के हवाले से, या एक ऐसा एरिया जिसके बारे में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑर्डर के जरिए, जर्नल या स्पेशल ऑर्डर के जरिए डिक्लेयर कर दिया हो कि ये एरिया क्या है, स्टेट है, तो वो एरिया क्या बन जाता है, स्टेट। मिसाल के तौर पर एक एरिया है, उसका नाम है ए, उसका सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, तो वो क्या बन जाएगा, स्टेट। इसी तरीके से इफ इवन इफ अनदर एरिया डज नॉट मीट दैट क्राइटेरिया, अगर एक और एरिया है उसका अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तो नहीं है लेकिन उसके ऊपर स्पेशल असेसमेंट की गई है, तो वो भी क्या बन जाएगा, वो भी बेसिकली बन जाएगा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। और अगर एक एरिया जो है उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डिक्लेयर कर दिया हो कि ये क्या है, स्टेट है, तो वो भी क्या बन जाता है, स्टेट। तो याद रखें कि एक स्टेट जो है वो उसको हम विलेज नहीं कह सकते कि गांव को हम स्टेट कह ले, बल्कि स्टेट वो एरिया है जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डिक्लेयर कर दिया हो कि ये स्टेट है, या जिसके स्पेशल असेसमेंट की गई हो, या जिसका अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट। उसके बाद अगर हम बात करें तो होल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट है। होल्डिंग का मतलब होता है एक शेयर या स्टेट का एक पोर्शन, या एक स्टेट का एक हिस्सा जो कि एक लैंड ओनर के पास है, या दो से तीन लैंड ओनर्स मिलके, दो या दो से ज्यादा लैंड ओनर मिलके इस स्टेट के एक हिस्से के ऊपर एक हिस्सा उनका अपना है, तो हम कहते हैं कि एक एरिया ऑफ लैंड, सॉरी, एक स्टेट का एक पोर्शन, एक स्टेट का एक फैक्शन, एक स्टेट का एक हिस्सा, एक स्टेट का एक शेयर, एक स्टेट है जो एक मौजा है, एक महाल है, उसका एक शेयर जो है, जो एक लैंड ओनर का हो, या दो तीन लैंड ओनर या चार पांच लैंड ओनर मिलके वो कहें कि ये एरिया हमारा है, तो वो उन लैंड ओनर्स की क्या होगी, होल्डिंग। वो उस लैंड, वो स्टेट के उस हिस्सा, वो स्टेट के उस पोर्शन, वो स्टेट के उस शेयर को होल्ड कर रहे होते हैं, तभी उसको होल्डिंग कहा जाता है। तो होल्डिंग का ताल्लुक लैंड ओनर से है, यानी कि एक स्टेट का, एक मौजा का, एक महाल का, एक एरिया ऑफ लैंड का कोई खास पोर्शन, एक खास शेयर जो एक लैंड ओनर या दो तीन चार पांच लैंड ओनर्स मिलके कहें कि ये हमारा एरिया है, तो वो उनकी क्या बन जाती है, होल्डिंग। मिसाल के तौर पे अली के पास 10 एकड़ जमीन है एक एस्टेट में, उसका जो 10 एकड़ जमीन है वो क्या है, उसकी होल्डिंग है। या अगर अली और अहमद का एक स्टेट के अंदर एक पोर्शन जो है मुश्तरका उनकी वो जमीन है, तो हम कह सकते हैं कि वो उन दोनों की मुश्तरका क्या है, होल्डिंग है। अब इजी डिस्टिंक्शन अगर इन दोनों में अगर हम करना चाहें तो स्टेट क्या है, ये एक लार्जर रिकॉग्नाइज्ड लैंड यूनिट है, और जो होल्डिंग है वो उस स्टेट जो बड़ा हिस्सा है उसका एक पोर्शन है, उसका एक शेयर है, उसको क्या है, स्टेट बड़ी चीज है, उसका एक खास पोर्शन, उसका एक खास एरिया, उसका एक खास शेयर जो एक लैंड ओनर का हो, जो दो तीन चार लैंड ओनर्स का मुश्तरका हो, उसको हम क्या कहते हैं, होल्डिंग। तो होल्डिंग छोटा पार्ट है एक एक लैंड ओनर का, या दो तीन चार पांच लैंड ओनर्स का इकट्ठा, या और स्टेट जो है वो एक बड़ा रिकॉग्नाइज यूनिट ऑफ एरिया है। अब हम बात करते हैं इरिगेटेड लैंड क्या होती है। इरिगेटेड लैंड वो होती है जिसकी जिसकी आबपाशी की जाती है, जिसकी इरिगेशन की जाती है नहरों के जरिए, ट्यूबवेल के जरिए, कुएं के जरिए, या कोई लिफ्ट के जरिए, या कोई उसमें चश्मा के जरिए, या उसमें टैंक लगा के, या किसी और आर्टिफिशियल मीन्स के जरिए, मसनूई मीन के जरिए, उसको हम क्या कहते हैं, ये इरिगेटेड लैंड है। याद रखें, इसमें इसको याद रखने के लिए CTWLST ये एक तरीका है। सी से मुराद कैनाल, टी से मुराद ट्यूबवेल, डब्ल्यू से मुराद वेल, एल से मुराद लिफ्ट, एस से मुराद स्प्रिंग, और टी से मुराद टैंक। तो CTWLST जो है ये ये बेसिकली क्या होगा, इरिगेटेड लैंड होगी, यानी जिसको मसनूई तरीकों के जरिए हम सिराब करें। या इसके अंदर और कोई आर्टिफिशियल मींस भी हो सकते हैं जिसके जरिए हम जमीन सिराब करते हैं, तो ऐसी जमीन जो आर्टिफिशियल मींस के जरिए सिराब की जाए उसे हम क्या कहते हैं, इरिगेटेड लैंड। अब हम कानून गो की बात करते हैं। कानून गो ऐसा शख्स होता है जिसको पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत कानून गो के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। इसी तरीके से लैंडलॉर्ड क्या है, लैंडलॉर्ड एक ऐसा शख्स है जिसके अंडर एक टेनेंट काम करता है, यानी कि एक लैंडलॉर्ड एक बंदा है, उसके अंडर एक शख्स होता है जो जिसने उसकी जमीन अपने पास रखी होती है और वो उस पे काम कर रहा होता है, उसको हम टेनेंट कहते हैं। यानी कि एक ऐसा बंदा जो जिसकी जमीन एक टेनेंट के पास हो और टेनेंट उसकी जमीन को यूज कर रहा हो, या जिसको हम कह सकते हैं कि क्या एक शख्स जिसकी जमीन एक टेनेंट के पास हो, टेनेंट उस जमीन को यूज करके उसका रेंट दे रहा हो उस बंदे को, तो उस बंदे को हम क्या कहते हैं, लैंडलॉर्ड। तो इस डेफिनेशन के अंदर याद रखें, दिस डेफिनेशन आल्सो इंक्लूड्स लेसी ऑफ सच पर्सन। सच पर्सन क्या मुराद होता है,
एक शख्स, उसने आगे जमीन आगे लीज पे दी हुई है, उसको भी हम उसका क्या कहेंगे, वो भी टेनेंट होगा। इसी तरीके से प्रेडिसेसर इन इंटरेस्ट, यानी कि एक बंदा है जिसकी जमीन है और वो उसने आगे किसी को दी हुई है कि आप इसको इस्तेमाल करें और इसका मुझे रेंट देते रहे, तो वो जो शख्स होगा उसको क्या कहेंगे, टेनेंट। और वो टेनेंट जो रेंट देगा किसको देगा, जिस शख्स की जमीन है उसको क्या कहेंगे, लैंडलॉर्ड। और वो जो टेनेंट है उस टेनेंट के अंदर लेसी भी शामिल है, यानी कि जिसको अगर उस टेनेंट ने आगे जमीन लीज पे दी हुई हो, या उस टेनेंट से पहले जो और टेनेंट था, जो प्रेडिसेसर था उससे पहले वाला था, वो भी टेनेंट में शामिल होगा। और वो जो टेनेंट है अगर उस टेनेंट के बाद कोई और टेनेंट आता है तो वो भी क्या होगा, टेनेंट ही होगा। तो टेनेंट के अंदर उस जमीन उस लेसी, लीज जिस बंदे को दी जाती है उसको लेसी कहते हैं, जो बंदा लीज पे देता है जमीन उसको क्या कहते हैं, लेसर। तो एक बंदा है उसकी जमीन है, उसने आगे किसी को रेंट पे जमीन दी हुई है, तो जिस बंदे को जमीन दी होती है उसको टेनेंट कहते हैं। वो टेनेंट क्या देता है, रेंट देता है, जिस शख्स को देता है उसको क्या कहते हैं, लैंडलॉर्ड। अब वो टेनेंट की डेफिनेशन में लेसी, प्रेडिसेसर, जिनके उस टेनेंट से पहले वाला टेनेंट और उस टेनेंट के बाद वाला टेनेंट, वो सारे क्या होंगे, टेनेंट ही कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है, एक शख्स वो जमीन ओन करता है और वो उसको लीज पे दे देता है, किसको, बी को। तो अगर एक शख्स की जमीन है और वो बी को जमीन लीज पे दे देता है, तो बी क्या होगा, टेनेंट होगा, और ए क्या होगा, लैंडलॉर्ड होगा। अब हम बात करते हैं लैंड ओनर की। लैंडलॉर्ड और चीज है, लैंड ओनर और चीज है। लैंड ओनर का मतलब है जो जमीन को ओन करता हो, जिसकी जमीन मलकियत हो। लैंड लॉर्ड और है जिसकी, लैंड लॉर्ड क्या होता है ये हम आगे जाके मजीद देखेंगे। लैंड ओनर आप जरा देखें वो क्या है। ये एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसमें लैंड ओनर वो शख्स होता है to whom a holding has been transferred under the act for the recovery of areas of land revenue or recoverable sum। यानी कि एक ऐसा शख्स जिसको जमीन ट्रांसफर की जाती है कि आप जमीन के जो ऊपर टैक्स लेना था, लैंड रेवेन्यू लेना था, जो लोगों ने नहीं दिया उसको रिकवर करके दे, आप उस वक्त तक ये जमीन आपके पास रहे। इन पोजेशन ऑफ एन एस्टेट और एन शेयर, जिस शख्स के पास जमीन ट्रांसफर की जाती है, जिस शख्स के पास एस्टेट की पोजेशन होती है या एस्टेट का जो हिस्सा होता है जिसको होल्डिंग कहते हैं, तो एक शख्स जिसके पास एस्टेट ट्रांसफर की जाए या एस्टेट का कुछ हिस्सा जिनके होल्डिंग ट्रांसफर की जाए उसको भी हम क्या कहते हैं, लैंड ओनर। और इंजॉइंग एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ एस्टेट, जो वो उस ऐसे शख्स जिसको कोई एस्टेट या एस्टेट का कोई हिस्सा ट्रांसफर किया जाता है तो वो उससे फायदा उठाता है, उस एस्टेट से भी और उस उसकी कह सकते हैं कि उसकी होल्डिंग से भी। लेकिन लैंड ओनर डज नॉट इंक्लूड टेनेंट, लेकिन लैंड ओनर में टेनेंट शामिल नहीं होता, यानी टेनेंट इज नॉट इक्वल टू लैंड ओनर। तो लैंड ओनर क्या होता है, एक ऐसा शख्स जिसको जमीन आगे ट्रांसफर की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दिस एक्ट एक्सप्रेसली एक्सक्लूड्स अ टेनेंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लैंड ओनर। तो टेनेंट जो है वो लैंड ओनर नहीं हो सकता। अब अगर हम बात करें कि लैंड रेवेन्यू क्या होता है, लैंड रेवेन्यू का मतलब होता है कि वो लैंड रेवेन्यू जिसकी असेसमेंट की गई हो या जो असेसेबल हो, यानी कि जो जो जिसकी असेसमेंट की जा सकती हो अंडर दिस एक्ट और अनदर लॉ रिलेटिंग टू द लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू के हवाले से ये जो एक्ट है, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये एक्ट या लैंड रेवेन्यू के हवाले से जो मुतलका कोई और कानून है, उस कानून के तहत जिस टैक्स की असेसमेंट की गई हो, जिस एक्ट की कोई असेसमेंट की गई हो या जिस टैक्स की कोई असेसमेंट की जा सकती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, लैंड रेवेन्यू। और इसमें इसमें कुछ सेस भी शामिल है, इसमें टैक्स भी शामिल है, इसमें फीस भी शामिल है, इसमें ड्यूटी भी शामिल है, और इसमें वो रेट्स भी शामिल है जो रिकवरेबल है एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। यानी कि वो तमाम ड्यूटीज, वो तमाम टैक्स, वो तमाम सेस, वो तमाम फीस या वो तमाम रेट्स, यानी कि कौन से रेट, लैंड रेवेन्यू के रेट्स जो रिकवर किए जा सकते हो एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू के बकाया जात के तौर पे, तो उनको हम कहते हैं ये लैंड रेवेन्यू है। मिसाल के तौर पे एक पर्टिकुलर फी जो है वो लीगली रिकवरेबल है, यानी कि उसको हमने रिकवर करना है, गवर्नमेंट ने रिकवर करना है एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, क्योंकि लोगों ने टैक्स वो पे नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने उन लोगों से बकाया जात की सूरत में वो लीगली लोगों से रिकवर करना है। तो हम कह सकते हैं कि वो जो फी है, लीगल फीस है, उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, लैंड रेवेन्यू है। अब लीगल प्रैक्टिशनर क्या होता है, ऐसा शख्स जो लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 के तहत प्रैक्टिस करता हो, उसको हम कहते हैं लीगल प्रैक्टिशनर। नेट एसेट्स क्या होते हैं, नेट एसेट किसी भी एस्टेट या ग्रुप ऑफ एस्टेट, ग्रुप ऑफ एस्टेट को हम असेसमेंट सर्कल कहते हैं। एक एस्टेट या जो ग्रुप ऑफ एस्टेट्स के नेट एसेट से मुराद ये होता है कि एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल सरप्लस, यानी कि एक जमीन के ऊपर जो अंदाजा तन, जो एक एवरेज जो वहां से पैदावार ली जाती है, अगर उसमें से
कल्टीवेशन के एक्सपेंसेस निकाल लें तो वो नेट एसेट्स बन जाते हैं। एक स्टेट है या ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, उसके ऊपर कल्टीवेशन की जाती है, यानी कि जमीन फसलें उगाई जाती हैं। अब अगर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं उस जमीन को काश्त करने पे, अगर वो एक्सपेंसेस निकाल लें तो जो बकाया जात प्रॉफिट बचता है, जो सरप्लस अमाउंट बचती है, उसको हम क्या कहते हैं? नेट एसेट्स। फार्मूला ये है कि नेट एसेट में होता है एवरेज एनुअल सरप्लस प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कहते हैं जो जमीन फसल प्रोड्यूस करती है, जिसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो एवरेज एनुअल, एवरेज यानी कि औसत, एनुअल का मतलब है सालाना, सरप्लस यानी कि जो बाकी बची हुई जो प्रोड्यूस होती है, माइनस ऑर्डिनरी कल्टीवेशन एक्सपेंसेस। तो किसी भी स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट के अंदर जो एनुअल प्रोडक्शन होती है, जो प्रोड्यूस होता है एवरेज एनुअल, उसमें से अगर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाए तो बाकी जो चीज बचती है उसको नेट एसेट्स कहते हैं। अब पार्सल का मतलब है एक पोर्शन ऑफ लैंड या एक पोर्शन ऑफ बिल्डिंग जो हुज एरिया में बी सेपरेटली एंटर्ड इन लैंड रिकॉर्ड, जिसका जिसका इंदराज लैंड रिकॉर्ड में सेपरेट किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? पार्सल। इसका अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है कि उसका उसकी पहचान क्या है, उसका एक अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो डिजिटल मैप या डिजिटल कैडेस्टर के ऊपर मेंशन होता है। तो पार्सल का मतलब है जमीन का एक पार्सल, यानी जमीन का एक टुकड़ा, यानी जमीन का एक पोर्शन, यानी जमीन का एक शेयर जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में सेपरेट दर्ज हो और उसको अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो। और वो आइडेंटिफिकेशन नंबर कहाँ लिखा होगा? डिजिटल कैडेस्टर में। मिसाल के तौर पे सपोज एक पीस ऑफ लैंड है जिसको स्पेशली लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया गया और उसको पार्सल आईडी 1057 दिया गया है। तो अब एक स्टेट है, उसका एक खास एरिया, एक खास पोर्शन को हमने लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में सेपरेट रिकॉर्ड किया है और उसको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है, पार्सल आईडी नंबर दिया है। किस मैप में? डिजिटल कैडेस्टर मैप में। तो अब ये क्या होगा? ये पार्सल कहलाएगा। ये सेपरेटली आइडेंटिफिएबल जो यूनिट है जमीन का, उसको हम पार्सल कहेंगे। याद रखें पार्सल जो है वो सेपरेटली रिकॉर्डेबल होता है, यानी कि उसका रिकॉर्ड सेपरेट होता है लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, और उसकी एक यूनिक आईडी होती है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और वो नेक्स्ट और यूनिक आईडी कहाँ लिखी जाती है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मैप, जिसको हम डिजिटल कैडेस्टर कहते हैं। अब उसके बाद ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन क्या हमने पढ़ा है अभी? जब हम नेट एसेट हमने पढ़ा तो हमने कहा कि एक जमीन या स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट का जो एवरेज एस्टिमेटेड एनुअल सरप्लस होता है, उसमें से जब हम ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन माइनस कर देते हैं तो नेट एसेट बचता है। वो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन क्या होते हैं? उसमें वाटर का रेट, जो पानी लगाया जाता है उसका रेट, मेंटेनेंस ऑफ इरिगेशन, जब जब हम कोई खाल या कैनाल या वो चीज़ उसकी मेंटेनेंस करते हैं, पानी लगाने के लिए जो खाल बनाए जाते हैं उनकी मेंटेनेंस, और जो इम्बैंकमेंट्स होते हैं इनके जो किनारे होते हैं खालों के या नहरों के, उनकी जब मेंटेनेंस की जाती है, जो सीड्स यानी कि जो बीज बोया जाता है, और मैन्योर जो खाद होती है, और उसमें जो अगर कोई इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हो, उसमें कोई अगर कोई और कोई हाल चलाया जाए या कोई और चीज़ एग्रीकल्चर कोई इक्विपमेंट यूज किए गए हो उसकी मिकदार बढ़ाने के लिए, और इस तरीके से कोई अगर कोई अगर कोई बुरा साल हो, जब कोई पैदावार ना हुई हो, जिसको फैलो कहा जाता है, उस सूरत में जब कोई नुकसान हो जाए तो जो कटौती की जाती है कि इस साल तो फसल नहीं हुई तो इतने पैसे कट गए या इतने एक्सपेंसेस हो गए। आपको याद हो, आप लोग जानते होंगे कि जब जिस साल किसानों की फसल खराब हो जाती है तो वो कहते हैं इतना तो हमारा लॉस हो गया या इतना खर्चा हो गया, क्योंकि जो उन्होंने खाद लगाई होती है, जो बीज लगाया होता है, तो वो क्या होता है, साल अच्छा नहीं उठता, फसल खराब हो जाती है। तो वो क्या होता है, वो उनके एक्सपेंसेस में तो लिखे जाते हैं ना, उसको भी अबेटमेंट कहते हैं, कमी को। वो फॉलो कहते हैं जिस साल कोई फसल ना हो या बैड हार्वेस्ट हो। तो कॉस्ट ऑफ रेंट कलेक्शन, इनके जब गवर्नमेंट लोगों से रेंट कलेक्ट करती है, या सॉरी एक लैंड ओनर जो होता है या लैंड लॉर्ड जो किसी को जमीन आगे देता है रेंट पे, यानी कि टेनेंट को, और उससे जब वो रेंट कलेक्ट कर रहा होगा तो आने जाने में जो किराया शराया लग जाता है, तो वो रेंट ऑफ फॉर शॉर्टेज, आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेंट कलेक्शन। शॉर्टेज इन रेंट, अगर रेंट कलेक्शन एक लैंड लॉर्ड ने करनी थी लेकिन टेनेंट ने कम रेंट दी है, तो वो भी एक किस्म का एक्सपेंस भी हो गया, क्योंकि लोग उसने कम खर्च, जैसे कि अगर एक मालिक मकान हम हैं और हम किसी किराएदार से किराया लेने जाते हैं और वो एक दिन किराया कम देता है, तो हमारा तो खर्चा हो गया ना। तो इस तरीके से शॉर्टेज इन रेंट कलेक्शन वो भी इसमें पड़ जाता है ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन में। रेंट किस चीज का? जमीन का है बेसिकली यहाँ पे। सर्टन इंटरेस्ट चार्जेस, तो जो इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं, यानी कि जमीन के ऊपर जो सूद लगाया जाता है, तो उसके इंटरेस्ट चार्जेस, उनका जो अखराजात होते हैं, और वेजेस, कस्टमरी ड्यूटीज, विलेज ऑक्सिलरीज, यानी कि जो जो पटवारी या कानून को या जो भी एक विलेज के अंदर जो मुलाजिम रखे जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको विलेज ऑक्सिलरीज कहते हैं। तो उनकी जो तनख्वाहें होती हैं वो भी ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में से निकाली जाती हैं। और इस तरीके से टेनेंट की रिटेनेबल शेयर, वेयर लैंड इज सेट लेट एट द नॉर्मल प्रेवलेंट रेट, और एक टेनेंट को जो कि हमने देना होता है कि हम ये आपको
ये पोर्शन आपने अपने पास रखना है, क्योंकि आप जमीन के ऊपर काम कर रहे हो। तो ये आपकी, हम कहते हैं कि सपोज तनख्वाह होगी, या ये आपने एरिया अपने पास या पोर्शन जो प्रोड्यूस है, फसल का अजनास का हिस्सा अपने पास रखना है। तो वो जो अपने जो रिटेनेबल एरिया होता है, रिटेनेबल प्रोड्यूस होता है, जो और एक टेनर ने अपने पास रखना होता है, जो जो हमारे जमीन के ऊपर काश्तकारी कर रहा होता है और हमें रेंट दे रहा होता है, तो उसको अगर हम कहें कि आप उसके साथ अगर हमने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है कि आपने इस फसल का इतना हिस्सा अपने पास रखना है, तो वो भी हम अपने एक्सपेंसेस में ही शामिल करेंगे। रिमेंबर कि जब हमने नेट एसेट कैलकुलेट करना हो तो ऑर्डिनरी कल्टीवेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डिडक्ट किए जाते हैं एस्टिमेटेड एनुअल एवरेज एनुअल सरप्लस से। अब पटवारी क्या होता है? पटवारी का मतलब है ऐसा शख्स जिसको पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत पटवारी भर्ती किया गया हो। पे का मतलब है जब हम पे को रेंट के साथ मिला जुला के, रेंट की टर्म जब हम यूज करते हैं, रेंट के रेफरेंस से जब पे की वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो पे का मतलब है डिलीवर, हर वो चीज जो डिलीवर की गई हो, हर वो चीज जो रेंडर की गई हो। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इस पे के वर्ड को याद करना? क्योंकि इस टर्म के मतलब सिर्फ ये सिंपली नहीं है कि सिर्फ पे, पैसा पे करना, बल्कि पे का मतलब है जब रेंट के साथ पे का वर्ड आएगा, तो इसका मतलब है डिलीवर करना या रेंडर करना। रेंडर का मतलब है जैसे मैं सर्विसेज रेंडर कर रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ। डिलीवर का मतलब है जो कोई चीज दे देना, आगे हैंड ओवर कर देना। अब प्रेस्क्राइब का मतलब है कि जो इस एक्ट के तहत कोई चीज प्रेस्क्राइब या लिखी गई है या तजवीज की गई है। और याद रखें कि प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 4, ये डेफिनेशन सारी सेक्शन 4 में है। तो प्रेस्क्राइब का मतलब क्या है? कि प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। प्रेस्क्राइब का मतलब है कि इस पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के जो अंदर जो के तहत जो रूल्स बनाए जाते हैं, उन रूल्स के अंदर जो चीज प्रेस्क्राइब की जाती है, उसको मतलब होता है, उसको हम कहते हैं कि ये प्रेस्क्राइब है। अब पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी का क्या मतलब है? पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी का मतलब है एक ऐसी अथॉरिटी जिसको पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एक्ट 2017 के तहत बनाया गया हो। और रेंट और रेट्स और सेसेस क्या होते हैं? रेट्स और सेसेस जो होते हैं वो प्राइमरली पेबल होते हैं बाई लैंड ओनर्स। यानी कि रेट या सेसेस कौन अदा करता है? लैंड ओनर अदा करते हैं। और इसमें क्या होता है? लोकल रेट्स भी शामिल होते हैं। इसमें फीस कलेक्टेड विद एम्बैंकमेंट्स या वाटर वर्क्स, कि जो पानी लगाया जाता है जमीनों को, उसके हवाले से जो फीस के साथ जुड़ी हुई जो फी होती है, वो भी इसमें आ जाती है रेट्स एंड सेसेस में। और ड्रेनेज रिलेटेड एनुअल रेट्स, के सालाना जो जमीन के अंदर जो नकासी आप करना होता है, उसके हवाले से जो रेट्स होते हैं, जो अखराजात होते हैं, वो भी इसमें रेट्स एंड सेसेस में आते हैं। और विलेज ऑफिसर जो होते हैं, जैसे पटवारी है, और जो इस तरीके उनको जो तनख्वाह दी जाती है 5% ऑफ द लैंड रेवेन्यू, वो जो उनको सेस दी जाती है, वो भी इसमें रेट्स एंड सेसेस में शामिल होती है। और विलेज एक्सपेंसेस, जो एक विलेज के अंदर जो एक्सपेंसेस होते हैं, उस विलेज की देखभाल में जो गवर्नमेंट पे करती है, उसको भी हम क्या कहते हैं? रेट्स एंड सेसेस में वो शामिल होते हैं। तो सिंपल आइडिया ये है कि दीज आर द वेरियस चार्जेस और वेरियस सेसेस और वेरियस एक्सपेंसेस विच आर एसोसिएटेड प्राइमरली विद द लैंड ओनर्स। लैंड ओनर्स बेसिकली ये पे करते हैं। और लैंड रिलेटेड पब्लिक वर्क्स, यानी कि उस गांव की जो पब्लिक, उस गांव के अंदर जो पब्लिक काम करने होते हैं गवर्नमेंट ने, तो उनके हवाले से जो एक्सपेंसेस होते हैं, या एक विलेज को जब एडमिनिस्टर किया जाता है, पंजाब गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, उस विलेज के अंदर कोई पब्लिक पर्पज के लिए कोई काम किया जाता है, तो अगर वहां पे कोई खाल बनाई जाती है, पंजाब गवर्नमेंट बनाती है, तो उनकी मेंटेनेंस वगैरह के हवाले से जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो रेट्स एंड सेसेस में शामिल होते हैं। अब रेंट का क्या मतलब है? रेंट का मतलब होता है एक लैंड लॉर्ड के नीचे जो, एक लैंड लॉर्ड अगर जमीन लीज पे देता है एक बंदे को, जिसको हम टेनेंट कहते हैं, टेनेंट उस जमीन को इस्तेमाल करने के एवज जो पे करता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेंट। लेकिन रेंट के अंदर सेस शामिल नहीं है। रेंट के अंदर कोई और कंट्रीब्यूशन या ड्यू भी शामिल नहीं है, या कोई फ्री पर्सनल सर्विस भी शामिल नहीं है। यानी एक बंदे की जमीन है, जो इसको हम कह सकते हैं लैंडलॉर्ड है, उसने जमीन दी हुई है लीज पे, किसको? एक बंदे को, जिसको हम टेनेंट कहते हैं। अब टेनेंट जो पे करेगा जमीन इस्तेमाल करने के एवज लैंडलॉर्ड को, उसको तो हम क्या कहेंगे? रेंट। लेकिन रेंट में अगर एक ये शख्स जो है वो कोई फ्री सर्विसेज दे रहा है, या अगर वो कोई वैसे कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कोई कुछ ना कुछ वैसे अमाउंट दे रहा है, तो वो क्या होगी? वो रेंट में शामिल नहीं होगी। और ये जो टेन जो और सेस एक होता है वर्ड, सेस होता है कि एक गांव के अंदर जो पटवारी होता है, उसको सर्विसेज देने के लिए कुछ ना कुछ, सॉरी, एक एक गांव में जो नंबरदार होता है, या लंबरदार भी उसे कहते हैं, तो उसको भी कुछ ना कुछ तनख्वाह दी जाती है, जो 5% ऑफ लैंड रेवेन्यू होती है। तो उस जमीन से गवर्नमेंट ने जो जमीन टैक्स कलेक्ट करना होता है, उसका 5% जो है वो नंबरदार को दिया जाता है। तो उस नंबरदार को जो फी दी जाती है, उसको हम सेस कहते हैं। तो अब रेंट के अंदर सेस भी शामिल नहीं है, और रेंट के अंदर जो एक टेनेंट की फ्री सर्विसेज होती हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्विसेज दे रहा होता है अपने लैंड लॉर्ड को, वो शामिल नहीं है रेंट के अंदर। तो याद रखें, रेंट इज नॉट इक्वल टू एवरी पेमेंट विच इज मेड बाई टेनेंट, बल्कि टेनेंट की वो फीस जो वो एज ए किराए के तौर पे देता है लैंड लॉर्ड को, उसको हम क्या कहते हैं? रेंट। अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई दूध या कोई 1 किलो घी का देता है, तो वो रेंट नहीं होगा। या अगर वो वैसे किसी मालिक लैंड लॉर्ड के
जमीन के ऊपर वैसे को फ्री ऑफ कॉस्ट को सर्विसेज दे रहा है, दैट वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द रेंट। और रेंट के अंदर सेस भी शामिल नहीं है। अब सर्टन जो सेस या कंट्रीब्यूशन या फ्री पर्सनल सर्विसेज आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड, वो इसमें शामिल नहीं होंगी। रेवेन्यू कोड का क्या मतलब है? रेवेन्यू कोड का मतलब एक ऐसी कोड जिसको बनाया गया हो अंडर द लॉ रिलेटिंग टू टेनेंसी इन फोर्स एट द रेवेन्यू टाइम, एट द रेलेवेंट टाइम, किसी खास वक्त पे टेनेंसी के हवाले से जो कानून है। टेनेंसी कहते हैं जब एक बंदा जमीन किसी दूसरे को दे देता है, तो वो जो जमीन देता है वो हम टेनेंसी कह सकते हैं, और जिस बंदे को दी जाती है उसको टेनेंट कहा जाता है। तो टेनेंसी के हवाले से जो भी कानून होगा उसके तहत बनाएगी जो कोड को हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू कोड। और रेवेन्यू ऑफिसर क्या होगा? रेवेन्यू ऑफिसर का मतलब है एक ऐसा ऑफिसर जिसकी अथॉरिटी हो अंडर द एक्ट टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, यानी जिसको ये अथॉरिटी दी गई हो कि आपने रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पे काम करना है, उसको हम रेवेन्यू ऑफिसर कहेंगे। याद रखें कि अथॉरिटी अंडर द एक्ट, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। और सर्वे का मतलब क्या है? सर्वे में जमीन को मेजर किया जाता है, जमीन की डेलिनेशन यानी कि उसका उसकी बाउंड्री लगाई जाती है, उसको फिक्स किया जाता है, उसकी बाउंड्रीज देखी जाती है कहाँ कहाँ पे, उसकी इंस्पेक्शन की जाती है, बाउंड्री मार्क्स कहाँ कहाँ पे हैं, और जो डिफरेंट जो चीजें होती हैं जमीन के साथ जुड़ी हुई उनको देखा जाता है कि जमीन के ऊपर कौन कौन सी चीजें हैं। और फिर असेसमेंट की जाती है जमीन के ऊपर डिफरेंट फील्ड मेथड के जरिए, इसके ऊपर जमीन को कितना जो टैक्स कितना गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, लैंड रेवेन्यू, उस असेसमेंट भी किया जाता है उसी सर्वे में। और सर्वे में इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे जीपीएस वगैरह यूज किया जाता है, डिजिटल मेथड भी यूज किए जाते हैं, जैसे डिजिटल कैलेस्टर यूज किया जाता है, कंप्यूटराइज मेथड भी यूज किए जाते हैं, और टेक्नोलॉजीज भी यूज की जाती हैं। तो ये सर्वे एक तरीकाकार होता है जिसमें जमीन की हम इंस्पेक्शन करते हैं, उसकी मेजरमेंट, उसकी फिक्सेशन या बाउंड्री मार्क और उसकी असेसमेंट करते हैं। तो याद रखें कि सर्वे जो है इज नॉट लिमिटेड टू ट्रेडिशनल फिजिकल मेजरमेंट। वो जो पुराने जमाने में एक रवायती तरीकाकार था, सिर्फ वही सर्वे नहीं है, बल्कि आजकल सर्वेज में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल या कंप्यूटराइज मेथड भी यूज किए जाते हैं सर्वे करने के लिए। उसके बाद सर्वे मार्क क्या होता है? एक ऐसा मार्क जो डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान उसको सेटअप करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये सर्वे मार्क है। तो सर्वे मार्क जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान बेसिकली मार्क करता है, वो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर या कोई पटवारी या कोई नंबरदार नहीं करता। अच्छा, उसके बाद सर्वे नंबर या खसरा नंबर या पार्सल नंबर, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। सर्वे नंबर या खसरा नंबर या पार्सल नंबर का मतलब है कि पोर्शन ऑफ लैंड जिसका हुज एरिया इज सेपरेटली एंटर्ड अंडर एन इंडिकेटिव नंबर इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी जमीन का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर एक जमीन के खास हिस्से को कोई खास नंबर लगा दिया जाए, तो उसको हम कहते हैं ये उसका खसरा नंबर, ये उसका सर्वे नंबर या उसका पार्सल नंबर है। अब इसको पार्सल क्यों कहते हैं? क्योंकि लैंड का एक ये पार्सल है, टुकड़ा है, फ्रैक्शन है, पोर्शन है, शेयर है, तो इसको हम पार्सल कहते हैं। उसके ऊपर एक नंबर लगा दिया गया है जो डिजिटल कैडेस्टर में या उसके इलेक्ट्रॉनिक मैप में या उसके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में लिखा गया है कि ये जो जमीन का खास स्टेट का जो खास पोर्शन पार्सल है इसका ये पार्सल नंबर है, तो इसलिए ये उसका पार्सल नंबर, खसरा नंबर या सर्वे नंबर होगा। मिसाल के तौर पे एक फील्ड को रिकॉर्ड किया जाता है कि ये खसरा नंबर 125 है, तो अब इस जमीन के पार्सल को 1 to 5 इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, लिहाजा ये क्या होगा? 1 to 5 पार्सल नंबर भी है, सर्वे नंबर खसरा नंबर भी है, और इसको सर्वे नंबर भी कहते हैं। अब खसरा नंबर जो है ये आइडेंटिफाई करता है कि पोर्शन ऑफ जो लैंड है ये जमीन में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में कहाँ पड़ा है, उसको वो कौन सी जगह पे पड़ा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि टेनेंट मींस अ पर्सन। टेनेंट कौन होता है? टेनेंट एक ऐसा शख्स होता है जो एक और लैंडलॉर्ड के नीचे जमीन अपने पास रखता है, जमीन को इस्तेमाल करता है और उसके बदले में रेंट देता है लैंडलॉर्ड को। तो डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड इसमें प्रेडिसेसर या सक्सेसर भी शामिल है। यानी कि अगर एक टेनेंट है, टेनेंट एक शख्स है, एक बंदा है जिसके पास जमीन है, वो लैंड लॉर्ड है, उसने जमीन लीज पे दी हुई है एक शख्स को जिसको टेनेंट कहते हैं। अब ये टेनेंट जमीन को इस्तेमाल करेगा तो इसके इवज क्या देगा? रेंट देगा। तो अब ये जो बंदा है जो टेनेंट है, ये टेनेंट भी हो सकता है, इससे पहले जो टेनेंट था वो भी इसको टेनेंट होगा, जो प्रेडिसेसर होगा इस टेनेंट का वो भी टेनेंट कहलाएगा, और इस टेनेंट के बाद जो टेनेंट आएगा वो भी टेनेंट ही होगा। तो प्रेडिसेसर और सक्सेसर की समझ आ गई। एक शख्स से पहले आया हुआ शख्स प्रेडिसेसर कहलाता है, एक शख्स के बाद जो बंदा आता है उसको हम क्या कहते हैं? सक्सेसर। तो अगर एक बंदे ने जमीन लीज पे दी है एक टेनेंट को, तो उस टेनेंट का जो पहले वाला टेनेंट होगा वो भी टेनेंट कहलाएगा, इस टेनेंट के जो बाद में टेनेंट आएगा इस लैंडलॉर्ड के नीचे वो भी टेनेंट ही कहलाएगा। तो दीज हाउएवर सर्टेन पर्संस आर एक्सक्लूडेड। लेकिन टेनेंट के अंदर कौन कौन सी चीज लोग शामिल नहीं है? मोर्टगेजी ऑफ द राइट्स ऑफ लैंड ओनर। लैंड ओनर अगर जमीन को मोर्टगेज पे दे देता है तो मोर्टगेजी टेनेंट नहीं कहलाएगा। अ पर्सन टू हुम होल्डिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड और एस्टेट और होल्डिंग लेट इन फॉर्म अंडर द एक्ट फॉर द रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू एरियर्स आर रिकवरेबल। अगर एक शख्स को गवर्नमेंट जमीन दे देती है, ट्रांसफर कर देती है कि इसके ऊपर कुछ बकाया जाते हैं लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने, आप उनको रिकवर करके हमें दें, तो वो जिसको जमीन ये दी जाती है वो भी टेनेंट नहीं कहलाएगा। और एक पर्सन टेकिंग फ्रॉम टेकिंग अ गवर्नमेंट
लीज ऑफ अनऑक्युपाइड लैंड फॉर द पर्पस ऑफ सबलेटिंग। अगर एक बंदा है वो गवर्नमेंट से लीज पे कुछ चीज लेता है और इस नीयत से लेता है कि मैं उसको आगे मजीद सब लेट कर दूंगा, आगे किराए पे दे दूंगा, तो वो भी टेनेंट नहीं कहलाएगा। तो टेनेंट में ये तीन लोग शामिल नहीं होते, मोर्टगेजी ऑफ द लैंड ओनर, और एक ऐसा शख्स जिसको जमीन ट्रांसफर की गई हो कि इसके ऊपर कुछ बकाए जाते हैं वो हमें कलेक्ट करके दें, और तीसरा बंदा जिसने गवर्नमेंट से कुछ लीज पे लिया हो इस नीयत के साथ कि इसको मैं आगे सब लेट करूंगा, आगे किराए पे दूंगा। ये तीनों शख्स जो है वो टेनेंट में शामिल नहीं होते। तो टेनेंसी का मतलब है कि जमीन का कुछ खास हिस्सा जो एक टेनेंट के पास हो, और वो जमीन जमीन किसकी होती है? लैंड लॉर्ड की जमीन होती है, उसका हिस्सा टेनेंट के पास आता है, वो टेनेंसी कहलाता है, और टेनेंट उसके ऊपर रेंट पे करता है किसको? लैंडलॉर्ड को। तो इजी डिस्टिंक्शन ये है कि टेनेंट एक पर्सन है और टेनेंसी क्या है? वो पोर्शन ऑफ लैंड है जो लीज के ऊपर एक टेनेंट हासिल करता है, किससे? लैंडलॉर्ड से। एक बंदा है जो लैंडलॉर्ड है, जो जिसके पास जमीन है, वो जमीन लीज पे देता है किसको? टेनेंट को। अब ये बंदा होगा टेनेंट, और उसके बाद जो जमीन होगी जिसके ऊपर वो रेंट दे रहा होगा लैंडलॉर्ड को, वो जो जमीन है उसको हम क्या कहेंगे? टेनेंसी। अब हमने इरिगेटेड लैंड पहले पढ़ा था जो आर्टिफिशियल मींस के जरिए सिराब की जाती हो। अनइरिगेटेड लैंड क्या होती है? अनइरिगेटेड लैंड का मतलब वो होते हैं वो जमीन जो बारिशों से, फ्लड से, हिल टॉरेंट जो, जहां पे पहाड़ों से जो आबशारें आ रही हों या झरने आ रहे हों, या जो अनकल्टिवेबल लैंड हो यानी कि जिसके ऊपर कल्टीवेशन ना हो सकती हो, या जो वेस्ट लैंड हो यानी कि जो जमीन बंजर पड़ी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनइरिगेटेड लैंड। यानी कि जो वेस्ट लैंड पड़ी हो जिसको काश्त ना किया जा सकता हो, या जो जमीन बारिशों, सैलाबों और हिल टॉरेंट से क्या हो रही हो, सैलाब हो रही हो, उसको हम क्या कहते हैं? अनइरिगेटेड लैंड। तो अनइरिगेटेड लैंड जो है इज नॉट लिमिटेड टू लैंड दैट इज सिंपली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल। जरूरी नहीं है किसी ऐसी जमीन जिस जो सिर्फ बारिश का इंतजार कर रही हो उसको हम अनइरिगेटेड लैंड कहेंगे, बल्कि ऐसी जमीन जो अनकल्टिवेबल हो, जिसको काश्त करने के काबिल ना हो, जो वेस्ट लैंड हो, जो हिल टॉरेंट से या बारिशों से या फ्लड से सैराब हो रही हो, यानी कि हम उसको आर्टिफिशियल मीन से सैराब ना कर रहे हो, बल्कि वो सैराब से, बारिशों से, हिल टॉरेंट से, या जो अनकल्टिवेबल जो वेस्ट लैंड है उसको हम क्या कहते हैं? वो अनइरिगेटेड लैंड। तो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन एक्सप्रेसली इंक्लूड अनकल्टिवेबल और अनकल्टिवेबल जो जिसको जमीन को काश्त नहीं किया जा सकता, और जो वेस्ट लैंड हो, जो बैरन लैंड हो, वो क्या कहलाती है? अनइरिगेटेड लैंड। विलेज ऑफिसर कौन होता है? एक ऐसा शख्स होता है जिसको पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत उसकी ड्यूटी लगाई जाती है कि उसने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट भी करना है, लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन के प्रोसेस को सुपरवाइज भी करना है, और किसी जमीन का जो लैंड रेवेन्यू है उसको आप कह सकते हैं उसका उसकी कलेक्शन के वक्त उसको आपने सुपरवाइज भी करना है। तो विलेज ऑफिसर जो है वो किसी जमीन की, एस्टेट की के अंदर लैंड रेवेन्यू की जब कलेक्शन कर रहा होता है, वो कलेक्शन भी कर रहा होता है, उस प्रोसेस को सुपरवाइज भी करता है। और अब विलेज ऑफिसर में कौन कौन लोग शामिल हैं? कानून को पटवारियों के ऊपर होते हैं। कानून को जब ऑफिस में बैठे होते हैं तो उसको हम कहते हैं कानून को, और जब वो फील्ड में बैठे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं गर्दावर। तो कानून को जो जिसको गर्दावर भी कहते हैं, जब वो फील्ड में होता है तो गर्दावर कहलाता है, और जब ऑफिस में बैठे होते हैं तो उसको कानून को कहते हैं। ये पटवारियों से सीनियर होते हैं। तो विलेज ऑफिसर में कानून को, उनके नीचे जो पटवारी होते हैं वो हेडमैन या लंबरदार, यानी कि एक जमीन का जो हेडमैन होता है गांव के अंदर, ये सब लोग शामिल है। यानी कि विलेज ऑफिसर के अंदर ये कानून को, पटवारी, हेडमैन, लंबरदार वगैरह शामिल है। अब याद रखें विलेज ऑफिसर ये क्या कर रहे होते हैं? ये लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन भी कर रहे होते हैं और लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के प्रोसेस को सुपरवाइज भी कर रहे होते हैं। अब अब कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं कि एस्टेट क्या होती है। ये एक रिकॉग्नाइज्ड लैंड है जो किसी खास कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक फिर पूरा उतरती है, वो बड़े बड़ा एरिया है। होल्डिंग क्या है? उस एस्टेट का एक खास शेयर या एक पोर्शन जो एक लैंड ओनर का हो या काफी सारे लैंड ओनर का मिल के हो, उसको होल्डिंग कहते हैं। पार्सल का मतलब ये है कि किसी भी जमीन, यानी किसी स्टेट या उसके किसी होल्डिंग का कोई हिस्सा जिसके ऊपर एक अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर हो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर, उसको हम कहते हैं पार्सल। खसरा नंबर, सर्वे नंबर या पार्सल नंबर, उसके ऊपर जो इंडिकेशन होता है, जो नंबर होता है, उसको हम कहते हैं। यानी एक स्टेट का एक पोर्शन, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक उसका आइडेंटिफिएबल नंबर हो, उसको हम क्या कहते हैं? खसरा नंबर, सर्वे नंबर या पार्सल नंबर। अब हम कुछ और फर्क देख लेते हैं कि लैंड ओनर, टेनेंट और लैंडलॉर्ड में क्या फर्क है। लैंड ओनर क्या होता है? पर्सन फॉलोइंग विद इन द स्टैट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ ओनरशिप, पोजेशन, प्रॉफिट इंटरेस्ट, टेनेंट एक्सक्लूडेड। अब एक ऐसा शख्स जिसको कानूनी तारीफ के मुताबिक, जिस जो ओनरशिप के, जिसकी जो जो जमीन का ओनर, लैंड ओनर का मतलब ये है जिसमें ओनरशिप हो, जिसके पास जमीन, जिसके पास जमीन की पोजेशन हो, और वो उस जमीन से कुछ प्रॉफिट भी अर्न कर रहा हो, और इसमें टेनेंट शामिल नहीं है लैंड ओनर में। अब हम बात करते हैं लैंड लॉर्ड। एक ऐसा शख्स जिसको जमीन, अ पर्सन अंडर हुम टेनेंट होल्ड लैंड,
यानी कि एक बंदा है, उसने जमीन अपनी लीज पे दी हुई है टेनेंट को, तो टेनेंट बंदा जो होगा, जो जिसके अंडर वो जमीन, जिसकी जमीन उसने अपने पास ली होगी, उसको क्या कहेंगे? लैंडलॉर्ड। और वो टेनेंट उसको रेंट पे कर रहा होगा जमीन को, उसको लैंडलॉर्ड कहते हैं। और टेनेंट क्या होता है? ए पर्सन होल्डिंग लैंड अंडर द लैंडलॉर्ड इज कॉल्ड टेनेंट। और टेनेंसी क्या है? कि एक लैंडलॉर्ड है, उसने जमीन लीज पे दी हुई है टेनेंट को, टेनेंट के पास जो जमीन है जिसके ऊपर वो किराया देता है लैंडलॉर्ड को, उस जमीन को क्या कहेंगे? टेनेंसी। अब बाउंड्री मार्क और सर्वे मार्क में क्या फर्क है? बाउंड्री मार्क ये होता है कि जमीन की बाउंड्रीज को डेजिग्नेट करता है कि ये बाउंड्री है, ये स्टेट ए इस तरफ है, स्टेट बी इस तरफ है। सर्वे मार्क क्या होता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है इसको मार्क करता है। और ये जो बाउंड्री मार्क है, ये कौन मार्क करता है? रेवेन्यू ऑफिसर। अच्छा, ये जो बाउंड्री मार्क है, ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। सर्वे मार्क जो है, इसको सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली उस वही इसको तयन करेगा कि ये सर्वे मार्क क्या होगा। अच्छा, अब बाउंड्री मार्क ये कोई पत्थर हो सकता है, जमीन उभरी हुई हो सकती है, कोई हेज हो सकता है, यानी कि उभरी हुई जमीन, या कोई झाड़ी, या कोई रिज हो सकती है। लेकिन सर्वे मार्क क्या है? ये सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ पाकिस्तान ही तयन करेगा कि ये क्या हो सकता है। अब 2026 के अमेंडमेंट के अंदर कुछ चीजें, जैसे मैंने बात की है कि हमने जब बात की है कि ये जमीन, इसकी एक्सटेंट क्या है, तो ये जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है, ये 1967 का पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है, ये पूरे पंजाब पे लागू होता है। उन 2026 की डेफिनेशन में से पहले लिखा हुआ था इसमें एक्सेप्ट ट्राइबल एरियाज, अब वो उसमें ओमिट कर दिया गया है इसमें। सेक्शन 3 में द वर्डिंग कंसर्निंग एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन लैंड वाज अमेंडेड। अच्छा, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों ने सिंपली ये याद रखना है कि 2026 में कुछ डेफिनेशन भी शामिल की गई हैं पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में, कि डिजिटल कैडेस्टर की जो इलेक्ट्रॉनिक मैप होता है वो शामिल पहले पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में नहीं था। कानून गो की डेफिनेशन, पहले कानून गो का जिक्र ही नहीं था पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में, 2026 की अमेंडमेंट में इसका जिक्र हुआ। अच्छा, लैंड रेवेन्यू का जिक्र नहीं था, पार्स लैंड रेवेन्यू को डिफाइन नहीं किया गया था, पार्सल का जिक्र नहीं था, पटवारी का जिक्र नहीं था, वो डिफाइन नहीं किया गया था, सर्वे का जिक्र है सच नहीं था। तो ये जो डेफिनेशन है ये 2026 के अमेंडमेंट में यहाँ पे शामिल हुई है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं 50, ये मेरे जो पेड एनरोल्ड मेंबर हैं नायब तहसीलदार और तहसीलदार के सेशन के, मैं उन तक ये फाइल शेयर कर रहा हूँ। तो वो ये 50 एमसीक्यूज, ये जो हमने पहला पोर्शन पढ़ा है चैप्टर 1, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एनालिटिकल एंड मोस्ट क्रिटिकल एमसीक्यूज जो पेपर में टारगेट हो सकते हैं, ये जो है ये 50 एमसीक्यूज हैं। इनके करेक्ट आंसर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं कि पंजाब लैंड रेवेन्यू वाज एनेक्टेड इन 1967, और पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो है ये 1967 का कौन सा एक्ट नंबर है? ये एक्ट नंबर है 17, 10, 5 और आगे 2 लिखा हुआ है, ये 17 एक्ट है। इसी तरीके से ये 50 एमसीक्यूज हैं, ये मैं शेयर कर रहा हूँ उन स्टूडेंट के साथ जो मेरे एनरोल्ड मेंबर हैं। अगर आप नैब तहसीलदार और तहसीलदार के इंटरव्यू टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 03326896 568 पर रब्ता करके नायब तहसीलदार और तहसीलदार के लिए, ये टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आप रेवेन्यू लॉज की और साथ साथ जीके जो है मैं दोनों कवर करवा रहा हूँ तैयारी में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं नायब तहसीलदार और तहसीलदार की अपकमिंग सीट्स की तैयारी के लिए, तो आप मेरे पेड सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली 2 मंथ का सेशन है जिसकी टोटल फी 6,000 थी, लेकिन मैंने हाफ फी स्टूडेंट्स को वेव ऑफ की है, और 50% फी के ऊपर स्टूडेंट्स की का एडमिशन अब भी स्टार्ट है। अगर अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो राइट you can send me a text message with your name, with your qualification and with your city name, and note my WhatsApp number, that is 03326896 568। मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक लिंक दूंगा, जिस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक पोस्टर ओपन होगा, उस पोस्टर में मेरा WhatsApp नंबर मेंशन होगा, उस पे आप रब्ता करके आप नायब तहसीलदार और तहसीलदार के सेशन में एनरोल हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल की वजाहत से जो डिफरेंट यूजफुल वीडियोज होती हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मैं सितंबर 1 को इंशाल्लाह अपकमिंग जो PMS 2026 है उसके लिए कंपल्सरी और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनका सेशन भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो कैंडिडेट्स CSS और PMS में इंटरेस्टेड हैं, CSS और PMS की तैयारी में, वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 03326896 568 पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और उन लोगों का भी जो आपसे जुड़े हुए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए थीम के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह नगीबान, अल्लाह हाफिज। ये हुआ हमारा पंजाब लैंड रेवेन्यू 1967 का चैप्टर 1 क्लोज।